नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मैं मनोज पवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मिशन रीड के इस क्रम में राजनीति विज्ञान का मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसमें हमने भारतीय संविधान निर्माण के प्रक्रम को देखा, संविधान सभा को समझा और संविधान सभा के निर्माण से लगा करके संविधान की जो अंतिम बैठक रही वहाँ तक कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, किसने पहले हस्ताक्षर किए और कुछ समितियों से रिलेटेड बातें भी हमने की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और साथ ही मैंने एक सब टॉपिक और जोड़ दिया इसके साथ में, जिसको कहेंगे हम संविधान के विभिन्न स्रोत, वो इस विशेषता के अंदर ही इंक्लूड किया है मैंने। तो देखेंगे हम आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, देखिएगा हमारा जो संविधान है उस संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ यूनिक थिंग्स हैं जो उसको विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती है। तो देखिएगा इसी क्रम में हम देखेंगे भारत के संविधान की पहली विशेषता। और पहली विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान लिखित के साथ साथ ये निर्मित और निर्मित होने के साथ साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित, देखिएगा यहां लिखित और निर्मित दो चीजें जुड़ गई हैं, उसके साथ एक विशेषता को और जोड़ दिया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिएगा इस बात को हम समझेंगे इस तरीके से कि भारत का संविधान निर्माण होने से पहले कई ऐसे देश थे जिनके पास में अपना स्वयं का संविधान था, यानी कि भारत ने विभिन्न देशों के संविधानों, क्योंकि संविधान सभा जब हमने पढ़ा था तो संविधान सभा क्या होती है मैंने बताया था कि भारतीय लोगों का या लोगों का वह समूह जो विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करे, उसकी गहनता से उसके बारे में विचार विमर्श करे और उसके पश्चात उनमें से उन चीज़ों को अपने संविधान में लेकर के आए जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो। तो उसी प्रकार से संविधान सभा की बात मैंने कही थी। तो भारत का संविधान निर्मित होने से पहले काफ़ी सारे अन्य देश अपना संविधान बना चुके थे। कुछ के संविधान लिखित फॉर्म में थे और कुछ के संविधान जो है वो अलिखित, यानी कि वहाँ पर प्रचलित परंपराओं के आधार पर उसमें मुख्य रूप से नाम निकल करके आता है ब्रिटेन का। तो भारत का जो संविधान बना उसमें कई संविधानों की महत्वपूर्ण बातों को समावेशित किया गया भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप। यानी ये नहीं कह सकते कि हमने एज इट इज किसी के संविधान को कॉपी कर लिया है, उन व्यवस्थाओं या उपबंधों को हमने अपने संविधान में जगह दे दी है। उनका अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनको बदल करके परिस्थितियों के अनुसार उनका संविधान के अंदर समावेश किया गया। तो इसी क्रम में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत का संविधान निर्मित संविधान है। निर्माण के क्रम में हमने काफी सारी चीजें देखी थी कि पहली चीज तो ये हो गई साहब कि भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा द्वारा जो संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 के दिन। और इस दिन संविधान के कुछ मुख्य उपबंधों को तत्काल से लागू कर दिया गया, जैसे अंतरिम संसद, निर्वाचन और नागरिकता। ये कुछ ऐसे उपबंध थे, इनसे संबंधित उपबंध थे, उनको तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर को लागू कर दिया गया और उसी दिन हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया और स्वीकार किया। तो हमारे संविधान दिवस के रूप में इसी डेट को चुना गया, यानी 26 नवंबर की तिथि को हमने विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया। चलिएगा, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ। बेसिक सा सवाल जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किसकी सिफारिशों पर या किस मिशन की सिफारिश पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन, तो संविधान सभा द्वारा निर्मित। उसके अलावा हमने यहाँ प्रारूप समिति को देखा था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनका योगदान, इसी कारण उसे भारतीय संविधान का जनक भी उन्हें कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान निर्मित संविधान है, उसे बनाया गया है संविधान सभा द्वारा। ठीक है
है साहब, अब बात करूंगा लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान। तो वहां हम देखेंगे कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर कुछ बातों को विस्तार से वर्णित किया गया है। केंद्र व राज्य की जो सरकारें हैं, केंद्र व राज्य सरकार, और साथ ही साथ में यहां प्रशासनिक सेवाओं की बात कर लें, प्रशासनिक सेवाएं, और उसी के साथ में आती है निर्वाचन। इन सारी चीजों का भारतीय संविधान में विस्तार पूर्वक वर्णन है, विस्तार से इन बातों को लिखा गया है। और भारत का संविधान केंद्र व राज्य के लिए पृथक पृथक ना होकर संपूर्ण संविधान राज्य और केंद्र दोनों के लिए बना है। तो उन सारे उपबंधों को समावेशित करने के कारण भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया है, तुलना में अमेरिका के संविधान के। और लिखित संविधान है तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन से, क्योंकि उनका संविधान जो है वो अलिखित फॉर्म के अंदर है। देखिएगा, और ज्यादा विस्तार कैसे होता है कि जब संविधान, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि हमारा जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान को बना करके तैयार करके आत्मार्पित, स्वीकार और अंगीकृत कर दिया गया था, उस समय संविधान की स्थिति क्या थी। तो उस समय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे, उसके अलावा 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के संदर्भ में है, और उसका प्रयोग करके संविधान में कई बार संशोधन करके नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो कुछ अनुच्छेदों को हटाया भी गया। तो इन संविधान संशोधन के कारण ही हमारे संविधान का स्वरूप दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में देखिए तो वर्तमान में भी संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 395 है, और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 8 से हो जाती है 12, और भाग जो 22 है। अनुच्छेद अभी वर्तमान में देखें हम सब क्रम में चलता है, जैसे कि 51 के बाद में 51 क को जोड़ा गया, ग्रामीण और शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उनकी व्यवस्था को 243 में क्रमबद्ध आगे से आगे ABCD करके जोड़ते चले गए। तो इस क्रम में देखें तो अभी वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तकरीबन 465 के आसपास पहुंच चुकी है, अनुसूचियां 12 हैं। और देखिएगा, प्रमुख संविधान संशोधन जिनने संविधान के स्वरूप को बढ़ा दिया, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिस समय प्रधानमंत्री के पद पर विराजित थी, प्रधानमंत्री पद पर आसीन थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे संविधान यानी लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान संविधान के अंदर जोड़े गए। जिस क्रम में हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रकार से कह दें कि उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्रों को सीमित कर दिया। ऐसी कई चीजें हम लोग देखते हैं जो संविधान संशोधन के अंदर आगे से आगे चल करके आती है। और देखिएगा, भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला संशोधन, उस संशोधन द्वारा 8 से अनुसूचियों की संख्या हो गई 9, यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ने की बात करें तो वो 52वां संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसके बाद में 73वां व 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा 11वीं व 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 11वीं व 12वीं पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित 1992, और उस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं PV नरसिम्हा राव, बिल्कुल PV नरसिम्हा राव। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा संविधान दिनों दिन विस्तारित होता जा रहा है। वर्तमान में देखें तो संशोधनों की संख्या 100 से भी अधिक हो चुकी है, यानी संविधान निर्माण से लगाकर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, जिसके कारण संविधान का स्वरूप लिखित संविधान के साथ साथ एक विस्तृत और विशाल संविधान का स्वरूप बनता चला जा रहा है। तो पहली विशेषता मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसी के अंदर राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन है, तो साथ ही निर्वाचन व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं का वर्णन है, और बार बार होने वाले, निरंतर होने वाले संविधान संशोधनों की वजह से संविधान का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता। और भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है, देखेंगे हम। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता
संविधान की प्रस्तावना देखिएगा, मैं संविधान की प्रस्तावना पर, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर संविधान की प्रस्तावना एक अलग से टॉपिक है और उसको मैं बिल्कुल एक अलग से एक वीडियो बना करके पूरी तरीके से क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ संविधान की विशेषता के तौर पर अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स है उन्हीं की चर्चा करूंगा। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर बात की जाए कि प्रस्तावना जो है उस व्यवस्था को कहां से लिया गया, तो निश्चित तौर पर उसे लिया गया है अमेरिका से, क्योंकि भारत के संविधान निर्माण से पहले अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया था और अमेरिका के संविधान बनने के पश्चात जितने भी संविधान बने हैं उन सभी संविधानों ने या उन सभी देशों ने अपने संविधान में कहीं ना कहीं प्रस्तावना के प्रावधान को शामिल करने का प्रयास किया है और इसी क्रम में भारत ने भी संविधान के अंदर प्रस्तावना को जोड़ा। तो प्रस्तावना की व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, ये प्रावधान की बात हो गई। प्रावधान कहां से लिया, बिल्कुल बेसिक से सवाल निकल करके आता है। और अगर भाषा की बात करें, प्रस्तावना की भाषा जिसमें शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वो हमने ली है, कहां से लिए साहब, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया। संविधान की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। हम भारत के लोग जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, लेकिन भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो है भारत की जनता। तो भारत के संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संविधान के प्रस्तावना की व्यवस्था कहां से है, तो अमेरिका से। देखिएगा, यहां बात करूंगा मैं संविधान की प्रस्तावना की, तो काफी सारे विद्वानों ने इसे संविधान का परिचय बताया है। पहले वीडियो को आप देखेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे संविधान का परिचय। तो कुछ विद्वानों ने इसे संविधान की कुंजी या चाबी कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो ये किसने कहा है, नेहरू ने। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है संविधान की आत्मा, यानी अधिकारों वाले पोर्शन को। चलिएगा, तो संविधान का परिचय, कुंजी या हृदय और आत्मा। देखिएगा, लेकिन बात करें अभी प्रस्तावना जिस स्वरूप में आज हम वर्तमान में देखते हैं, हमारी प्रस्तावना संविधान की मूल रूप से वैसी नहीं थी। हमारी प्रस्तावना को शुरू में संविधान का अंग नहीं माना गया। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, अंग नहीं थी। लेकिन एक केस निकल करके आता है 1973 के अंदर, जिसे हम जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस बनाम केरल राज्य। और इस केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, संविधान का अंग। 1973 संविधान का अंग मान लिया जाता है और कहा गया, जबकि पहले यह था कि संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है कि संविधान का अंग माना जाएगा किसे, तो प्रस्तावना को, तो निश्चित तौर पर उसमें भी अब संशोधन संभव है। अगर वो संविधान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला संशोधन है तो निश्चित तौर पर उसे शामिल किया जाएगा। और इसी क्रम में एक संविधान संशोधन, बिल्कुल लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के अंदर यह संविधान संशोधन होता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही चीज है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता। बात याद रखने वाली इस संशोधन से जुड़ी हुई, और मूल बात जहां से प्रश्न निकल करके आ सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो उसका उत्तर रहेगा मात्र एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का। तो इस प्रकार से प्रयास रहा है मेरा प्रस्तावना से जुड़े हुए वो प्रश्न। हालांकि प्रस्तावना से रिलेटेड एक नया वीडियो और लेकर के मैं आऊंगा जिसमें हम प्रस्तावना को पूरी तरह से समझेंगे कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर जितने भी शब्द आए हैं, प्रस्तावना के शक्ति का स्रोत, संविधान के शक्ति का स्रोत जनता में निहित कैसे है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे हम संविधान की तीसरी विशेषता, और उसे कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, कठोर व लचीला। देखिएगा,
हमारा जो संविधान है उसमें कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। सर ये तो हमने 6th-7th क्लास के अंदर भी देखा है, लेकिन यहाँ मैं बात उन टॉपिक्स पे करूंगा, उन विषयों पर, उन तथ्यों पर करूंगा जहां से प्रश्न निकल करके आएंगे। देखिए भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। तो कठोर क्या होता है और लचीला क्या होता है, यानी ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ईजी हो तो उसे कहेंगे हम लचीला संविधान, और जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो और थोड़ी सी कुछ ऐसी कश्मकश पैदा करती है कि आसानी से उसको बदला न जा सके, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं संविधान के अंदर कठोर व्यवस्था, यानी संविधान का वो स्वरूप कठोर कहलाता है। तो भारतीय संविधान में लचीलेपन का गुण भी है और कठोरता का भी। लचीलेपन की पहले बात करूंगा, देखिएगा, और उसे हम समझ सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जिसे हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकते हैं। तो देखिएगा साधारण बहुमत कब चाहिएगा, जब कोई साधारण विधेयक हो। साधारण विधेयक, कुछ उदाहरण भी लेकर के आऊंगा मैं। साधारण विधेयक, तो यहां पर कौन सा विधेयक शामिल नहीं किया गया, निश्चित तौर पर वित्त विधेयक को शामिल नहीं किया गया है। वहां पर फिर आप ये साधारण बहुमत से उसको संशोधित नहीं कर सकते, उसके संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। चलिएगा, तो साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर हमें संशोधन करना है तो किस प्रकार होगा, तो संसद के सदन, कितने सदन है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब किसी संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां अगर किसी साधारण विधेयक की बात चल रही है, साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या व्यवस्था होती है संविधान के अंदर, तो देखिएगा संसद के सदनों के या सदन के कितने सदस्य उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, बिल्कुल साधारण बहुमत से, और इसके बाद में उसको पारित कर दिया साधारण बहुमत से, फिर उसको राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति, तो वो विधेयक पारित हो जाता है। यानी कि संसद एक साधारण से बहुमत से किसी भी विधेयक को संसद में पारित करवा देती है। तो ये एक बहुत इजी प्रोसेस होता है। लोकसभा जिसके पास में ज़्यादा रहती है सदस्य संख्या, तो निश्चित तौर पर लोकसभा का प्रभाव अधिक रहेगा। तो साधारण से विधेयक को पारित करवाना बहुत ईजी रहेगा किसी भी सदन के लिए, क्योंकि उसके साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी और वो पारित हो जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। चलिएगा, अब बात करेंगे हम उन उदाहरणों की कि भाई ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनको आसानी से पारित किया जा सकता है, जिसको हम लचीले वाले फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य के निर्माण जिसका व्यवस्था हमको अनुच्छेद 2, 3 और 4 को तीनों को जोड़ करके देखते हैं। अनुच्छेद 2, 3 और 4, किसी भी राज्य का निर्माण, राज्य से यहाँ तात्पर्य प्रांत से है, निर्माण, उसकी सीमाएं और उसके नाम से संदर्भित, यानी कि किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य की सीमा को तय करना है या किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना है, इस प्रकार के अगर विधेयक है तो उनको आसानी से सदन द्वारा पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। तो पहला प्रोसेस ये रह गया। दूसरा, किसी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद है, क्योंकि देखिए कई राज्य ऐसे हैं, वर्तमान में मैं राजस्थान की बात करूं तो विधान परिषद नहीं है, तो किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनानी है या बनी हुई विधान परिषद को हटाना है, तो निश्चित तौर पर साधारण विधेयक से उसको पारित किया साधारण बहुमत के साथ में। और तीसरी बात रहेगी जिसका संबंध इंदिरा गांधी से रहा है, संसद में गणपूर्ति, यानी कि संसद में गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, 1/10 भाग है ना सदस्यों की, अगर 1/10 भाग शामिल होता है तो ही सदन की कार्यवाही को है उसको मान्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन उसको बदल दिया था इंदिरा गांधी ने, फिर उसको पुनः सुधारा है मोरारजी देसाई ने और 1/10 यानी भाग गणपूर्ति को पुनः लागू किया है। तो ये साधारण विधेयक द्वारा बदला जा सकता है। तो ये संविधान के सामान्य और लचीलेपन को दर्शाता है। अब बात करूंगा संविधान के कठोर स्वरूप की कि वो संविधान कठोर कैसे है। तो यहाँ 2 व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसको हम पहले को कहेंगे विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत यानी
अब अगर हमें कुछ विधेयक लेकर के आना है, कुछ संशोधन संबंधी बातें हैं, तो वहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। देखिएगा बहुत बढ़िया स्तर का एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि अगर बड़े से बड़े एग्जाम में जहां राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एक सीधा सा बेसिक सा सवाल निकल करके आता है कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। विशेष बहुमत किसे कहते हैं कि भाई किसी विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत मीन्स क्या, तो उसमें देखिएगा दो मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, सदन की कुल संख्या का बहुमत। पहली चीज देखिए, विशेष बहुमत यहीं पर साबित होता है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का, यहां देखो एक निश्चित आंकड़ा दे दिया, 2/3 बहुमत। देखिए ये विशेष बहुमत दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना विशेष विधेयक, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक तो सदन के कुल सदस्य संख्या या कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित, जितने सदस्य उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत लेना अनिवार्य है, प्लस अंत तो वही है, राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति ये विशेष बहुमत के लिए रहने वाली कंडीशन है। सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो विधेयक पारित हो सकता है। चलिएगा यहां देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं या ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जहां पर इस विधेयक की इस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो भाग 3 में संशोधन और भाग 4 में। तो भाग 3 में क्या है साहब, भाग 3 में है हमारे मूल अधिकार, और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल ये प्रश्न कई बार निकल करके आया कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था कौन से देश के संविधान से या कौन से देश से ली गई है, तो आयरलैंड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो देखिएगा ये रहता है विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें मैंने आपको बता दिया विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है, सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का निश्चित 2/3 बहुमत प्लस राष्ट्रपति की अनुमति। अब बात करूंगा मैं तीसरे प्रकार से संशोधन या तीसरे प्रकार से विधेयक लेकर के आना, तो वहां ये तो रहने देते हैं अपन विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति, नहीं सर, सहमति। अनुमति तो राष्ट्रपति देता है ना। तो यहां पर देखिएगा विशेष बहुमत वाली कंडीशन है ही है, सदन कुल संख्या का बहुमत प्लस वही स्थिति उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस, ये देखिएगा आधे से अधिक में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, लेकिन यहां पर आधे, कम से कम भारत के आधे राज्यों द्वारा सहमति अनुमोदन मिलना चाहिए, प्लस ये हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति तो है ही है, राष्ट्रपति अनुमति। तो देखिएगा इसको कहते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। ऐसे भी कुछ विधेयक होते हैं, कुछ मामले होते हैं जिसमें राज्यों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ हो तो केंद्र पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को बदल दे। तो ऐसे कौन कौन से मामले रहेंगे जहां पर इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी संविधान के अंदर, तो उनको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं वो। पहली चीज तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अकेले संसद द्वारा नहीं तय होता है, प्लस निर्वाचन की पद्धति या प्रणाली, उसमें अगर किसी प्रकार का फेरफार करना है तो आधे राज्यों का कम से कम हमें सहमति होना अनिवार्य है। उसके बाद में रहेगा राज्यों के अंदर हाई कोर्ट्स, उसमें भी राज्यों की सहमति जरूरी होगी। उसके बाद में कहेंगे व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा, राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा, यहां पर भी राज्यों की सहमति अनिवार्य रहेगी। उसके बाद में संसद में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व,
क्योंकि राज्यसभा ही तो है जो केंद्र के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उससे जुड़ा हुआ कोई विधेयक है तो वहां पर भी राज्यों की सहमति अनिवार्य रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अनुच्छेद 368, यानी कि संविधान में संविधान संशोधन, यहाँ पर राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य रहेगी, राज्यों की सहमति अनिवार्य रहेगी। तो देखिएगा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनको अकेले केंद्र सरकार या संसद बदल सकती है, कुछ के लिए उन्हें राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, कुछ साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्य अनिवार्य रहते हैं। तो ये व्यवस्था जो है वो हमारे देश के संविधान को क्या बताती है, यूनिक बनाती है कि भारत का जो संविधान है उसमें कठोरता और लचीलेपन का दोनों गुण विद्यमान है, दोनों का समन्वय है। ये हमारे देश के संविधान की एक अन्य विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है। अब देखेंगे हम चौथी विशेषता। देखिएगा चौथी विशेषता है जिसको अपन यहां पर क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ एक और अन्य जगह पर भी क्लियर करेंगे, इसलिए यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं। एकल नागरिकता। देखिए भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक ढांचे को अपनाए हुए है, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें संघात्मक व्यवस्था का गुण जो हमने कनाडा से ग्रहण किया है, और उसी क्रम में हम देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्थाएं होनी चाहिए देश के अंदर, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण अगली विशेषता के अंदर, तब मैं क्लियर करूंगा उन चीजों को कि भाई किस प्रकार से संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। तो यहाँ एकरी नागरिकता को सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ कि संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है। एक हरी, एकल तो यहाँ लिख दिया, ये लिख दो, ये शब्द भी कई बार, एक हरी नागरिकता, यानी कि हमें केवल संघ की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता प्राप्त है, अपने अपने राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ये भी संविधान की एक यूनिक व्यवस्था या यूनिक विशेषता है कि वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। विपरीत इसके अमेरिका में देखें तो वहां लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, संघ और राज्य दोनों की नागरिकता उन्हें प्राप्त है। और ये एकल नागरिकता का जो गुण है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। देखिएगा ब्रिटेन से, बिल्कुल जहां का संविधान हम कहते हैं ना कि अलिखित और परंपराओं पर आधारित है। उसके बाद में हम पांचवी विशेषता की बात करेंगे, संपूर्ण। देखिएगा इस शब्द से भी बहुत से प्रश्न निकल करके आते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, न केवल रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से बल्कि पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये प्रश्न सब्जेक्ट में पूछा गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का क्या तात्पर्य होता है। तो वहां तात्पर्य है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी कि एक देश ऐसा जो पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिएगा जब औपनिवेशिक काल था तो हम अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते थे, हमें यहाँ रहते हुए इंग्लैंड की सरकार यानी क्राउन के प्रति जवाबदार बनकर रहना होता था और हमारे देश की व्यवस्था उनके अनुरूप चलती थी। लेकिन वर्तमान में हम अपने देश की बात करें, वर्तमान नहीं, संविधान लागू होने के बाद से हम अपने आप में प्रभुत्व संपन्न बन चुके हैं, यानी हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, हमें किसी बाह्य शक्ति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, यानी हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, हमारी शक्ति हमारे खुद के पास में, हम किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, किसी की परमिशन हमें नहीं चाहिए। तो इससे जुड़ा करके कोई भी प्रश्न आपको बना करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसके मेन जो इसका सार था उसको आपके सामने रख दिया है। अब देखिएगा छठी विशेषता, भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक अगर हम बात करें तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। देखिए भारत में लोकतंत्र कायम किया गया, बिल्कुल कायम किया गया। किसकी तर्ज पर कायम किया गया लोकतंत्र, तो ब्रिटेन की तर्ज पर। भारत के अंदर जो लोकतंत्र कायम किया गया वो ब्रिटेन की तर्ज पर कायम किया गया, लेकिन ब्रिटेन से काफी मायने में हमारा संविधान अलग है। पहला तो पॉइंट मैंने पहली विशेषता में क्लियर कर दिया कि हमारा संविधान लिखित है जबकि वो अलिखित है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र से जुड़ी हुई एक बात निकाल करके लाता हूं मैं आपके लिए। 10th RBSC की बुक्स के अंदर एक फर्स्ट चैप्टर दे रखा है पॉलिटिकल साइंस पोर्शन का, जिसमें लोकतंत्र को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहां लोकतंत्र के कुछ रूप और स्वरूपों की चर्चा की गई है। तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
कि साहब हमने ये चीज़ थोड़ा, चलिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, लेकिन काफ़ी मेरे साथी ऐसे होंगे जिनको इस बारे में जानकारी अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ में इस बात को भी साझा करूंगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे देश की सारी जनता जो निर्वाचन में भाग लेती है, वोट देती है, वो सभी लोकतंत्र के अंदर सरकार के अंदर अपनी सहभागिता नहीं निभाती है। यानी हम क्या करते हैं, एक समूह द्वारा जैसे परिसीमन किया जाता है ना विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का, तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो होगी, जिनका नाम वहाँ की निर्वाचन सूची में होगा, वे अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद का चुनाव करते हैं। और वो सांसद और विधायक क्या है, उस पूरे उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि है और वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। प्रतिनिधियात्मक, ये हमारे लोकतंत्र का स्वरूप है। तो फिर बात आई कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है साहब। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों के लिए, ऐसी जगहों के लिए संभव है जहां की आबादी बहुत कम होती है, और उसका उदाहरण है साहब विश्व के अंदर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमको देखने के लिए मिलता है। स्विट्जरलैंड का कोई ऐसा विशेष भाग है जहां की बात की जाती है कि वहां जनता स्वयं शासन करती है, शासन में भाग लेती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमारा जब संविधान बना तो संविधान का मूल उद्देश्य क्या था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की भी बात कही गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की भी बात कही। एक संकल्प लिया गया संविधान सभा द्वारा कि देखो संविधान क्यों बना। मूल रूप से अगर पूछा जाए तो संविधान बनाने का कारण, उद्देश्य क्या था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना, और उसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। ये संविधान सभा ने अपने संविधान की प्रस्तावना में भी उस बात को स्वीकार किया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल चुकी है बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को। आगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। तो हमारी जो संविधान सभा है उसने इस बात का संकल्प लिया था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता या न्याय की बात की थी। तो वही बात यहाँ लोकतंत्रात्मक राज्य के अंदर निकल करके आती है। चलिएगा आगे हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे, अगले पॉइंट पे, अगली विशेषता पर। अगली विशेषता क्या रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आगे हम भारतीय संविधान की नई विशेषता, 7th विशेषता, उसकी बात कर रहे हैं। नई विशेषता क्या है? 7वीं विशेषता के रूप में है गणतंत्र या गणराज्य। गणराज्य से लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। 7वीं विशेषता गणराज्य। देखिएगा, समझने की बात है, इस व्यवस्था को हमने फ्रांस से एडॉप्ट किया है, फ्रांस से ग्रहण किया है। देखिएगा, वो मैं आपको लास्ट विशेषता में पूरी क्लियरिफिकेशन के साथ में बताऊंगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कह दीजिए, संसदात्मक व्यवस्था कह दीजिए, ये हमने किससे लिया है? तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली। लेकिन एक यही ऐसा पहलू है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम ब्रिटेन से अपने आप को अलग साबित करते हैं, और वो है गणराज्य या गणतंत्र की व्यवस्था। देखिएगा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें हम प्रभावित हुए हैं, ब्रिटेन से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो निश्चित तौर पर हमारे भारत के संविधान की निर्मात्री सभा और संविधान का निर्माण कहीं ना कहीं उनके गार्जियन या उनके संरक्षण में हुआ है। तो प्रभाव निश्चित तौर पर वहाँ का हमारे संविधान में हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ वह व्यवस्था जो भारत को ब्रिटेन से अलग बनाती है, वो व्यवस्था है गणराज्य या गणतंत्र वाली व्यवस्था। इसमें क्या है देखिएगा, इंग्लैंड में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष, वो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वहाँ का राजा होता है, और राजा निश्चित तौर पर अगला नया राजा, वंशानुगत अगला उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो नया राजा बनेगा। तो इस पॉइंट से ये प्रश्न कई बार, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंग्लैंड एक गणराज्य नहीं है जबकि भारत एक गणराज्य है। वो कौन सा मूल कारण है? तो मूल कारण ये कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिसे हम संविधान की दृष्टि से देखें तो उसे कहेंगे राष्ट्रपति। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है। यानी हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का, जो संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद है, वह भी निर्वाचित होता है। चाहे उसका प्रोसेस कुछ भी हो, मतलब उसका एक अलग निर्वाचक मंडल बनता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा,
मतदान होता है, गोपनीय मतदान होता है, जो भी है व्यवस्था हम राष्ट्रपति पे पढ़ेंगे, तब मैं इसमें डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। तो हमारा राष्ट्रपति भी निर्वाचित है, यानी वंशानुगत नहीं है। यही वो कारण है कि भारत एक गणतंत्र या गणराज्य है, जबकि इंग्लैंड एक गणतंत्र या गणराज्य नहीं है। चलिएगा, अब अगली विशेषता की बात करूंगा, 8वीं विशेषता, और 8वीं विशेषता रहेगी हमारी संसदीय शासन प्रणाली। चलिएगा, संसदीय शासन प्रणाली। देखिएगा, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था, बिल्कुल। दो सदनों की हम बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी उसका एक अभिन्न अंग है। इस पूरी प्रणाली को हमने एडॉप्ट किया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से हमने इसको एडॉप्ट किया है। तो हमारी जो कार्यपालिका बनती है संसदीय शासन व्यवस्था में, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इंक्लूडेड प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो, और राष्ट्रपति, उसको हम कहते हैं देश की कार्यपालिका। और कार्यपालिका को हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी। और संसद के प्रति भी हम बात करें तो संसद के सदन, लोकसभा के प्रति हमारी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था को भी हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, यानी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की या कार्यपालिका की उत्तरदायित्व की भावना। तो देखिएगा, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर और भारत में ये व्यवस्था है कि हमारी कार्यपालिका दो प्रकार की है। पहली है वास्तविक और दूसरी है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक का कार्यपालिका का मतलब होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारा संविधान जो है वो राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका को समाहित मानता है कि सारी शक्तियां किसमें समाहित हैं, राष्ट्रपति में। यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन चलता है। किसी अन्य देश के साथ में चाहे कोई व्यापार का मामला हो या कोई अन्य मैत्री संबंध स्थापित करने की बात हो, हमारी जो विदेश नीति रहेगी दूसरे देशों के प्रति तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। लेकिन उन सभी को वास्तविक क्रियान्वयन कौन देता है, तो हमारी मंत्रिपरिषद, और उसमें भी मुखिया जो है, अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को हम वास्तविक कार्यपालिका के रूप में देखते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपति को। देखिएगा, यहाँ जो हमारी ये संसदीय शासन प्रणाली है वो कहीं ना कहीं इस संसद को और कार्यपालिका को वास्तविक नहीं बल्कि नाम मात्र की कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा पावर देती है, बहुत ज़्यादा पावर। विशेषाधिकारों की भी बात करते हैं, संसदीय विशेषाधिकार जो दिए गए हैं उसके तहत हम ये देखते हैं कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, एक उसकी तुलना एक रबर की मोहर से की गई है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में। और प्रधानमंत्री का अगर व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो निश्चित तौर पर वो पूरे देश की शासन व्यवस्था और कार्यपालिका की शक्तियों को अपने अंदर नियंत्रित कर लेता है, उसमें केंद्रित हो जाती है प्रधानमंत्री के अंदर। ऐसे काफी सारे व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री देश ने देखे हैं। पूर्व की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा जी, ये दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनको देखते हुए काफ़ी सारे विद्वानों ने इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री व्यवस्था के रूप में इसकी आलोचना भी की है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का नाम दिया है किसने, इस व्यवस्था के आलोचकों ने। और वर्तमान में एक नाम और हम जोड़ सकते हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी। बिल्कुल साहब, उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली है, तो कहीं ना कहीं और बहुमत के साथ में है, तो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और सदन में उनका बहुमत का होना उनको निर्बाध रूप से कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। चलिएगा, इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली एक अन्य व्यवस्था के रूप में, विशेषता के रूप में। अब देखेंगे हम नवी विशेषता क्या है, पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं पर इसे धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो राज्य है, यहाँ राज्य शब्द का ही उल्लेख है देश के लिए, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसकी बात करूं मैं आपको तो ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में। 3 शब्द जोड़े गए थे,
जिसमें से एक शब्द ये, एक समाजवादी और एक अखंडता है। चलिएगा वो प्रस्तावना के टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे। तो इंदिरा गांधी के समय में ये संशोधन होता है 42वां, और प्रस्तावना के अंदर एक शब्द जोड़ा जाता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का या धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है कि भारत जो देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, अपना राज्य का अपना धर्म नहीं, कोई धर्म राज्य का अपना नहीं होता है। सभी धर्मों के प्रति समता का भाव, समान संरक्षण की बात। और यहाँ बात करेंगे हम धर्म के प्रति राज्य एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल किस अवस्था में है, उदासीन अवस्था में, यानी कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जहां जरूरत होगी देखिएगा विवेक का इस्तेमाल करेगा वो अपना। राज्य जो है वो विवेक का है, राज्य का तात्पर्य यहाँ सरकार से, सरकार धर्म के मामले में विवेकपूर्ण डिसीजन लेगा। जैसे कि आप देखिएगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है, लेकिन वहाँ जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है, क्योंकि पगड़ी पहनना उनके धर्म की प्रधान मान्यता है। तो सरकार, राज्य कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगी, तो वहाँ उनको छूट मिली हुई है, जबकि दूसरे लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धर्म में हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा और धर्म से राज्य दूर रहेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, और सभी राज्यों के प्रति समानता या समता की भावना रखी जाएगी सरकार के द्वारा। चलिएगा 10वीं विशेषता बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी कि एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था का समन्वय या मिश्रण। जैसे हमने कठोर और लचीले का मिश्रण देखा था, वैसे ही एकात्मक, और देखिए हमने संघात्मक ढांचे को तो अपनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था में हमने संघात्मक ढांचे को अपनाया। और कहां से अपनाया संघात्मक व्यवस्था का ढांचा? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि 2 स्तर की सरकारें देख लो साहब, संघ या केंद्र सरकार और पृथक पृथक प्रांतों के लिए राज्य सरकारें। देखिएगा ये व्यवस्था है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण को प्रदर्शित करती है, लेकिन हमारे संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में एकात्मकता वाले रूप को प्रदर्शित करती है कि साहब भारत के संविधान के अंदर एकात्मकता वाला रूप लेकर के आती है। वो व्यवस्थाएं कौन कौन सी है? तो देखिए वे व्यवस्थाएं जो एकात्मकता को प्रदर्शित करती है, सबसे पहली है इकहरी नागरिकता, यानी कि अमेरिका की तरह हमें दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, यानी ये किसको प्रदर्शित करेगी? एकात्मक व्यवस्था को। राज्य और केंद्र की अलग अलग जो नागरिकता है अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ इकहरी यानी एकात्मक शासन व्यवस्था को परिलक्षित करती है। उसके बाद में हमारे देश के लिए राज्य व केंद्र यानी संघ का एक ही संविधान, जबकि अमेरिका जो संघ है उसके राज्य और संघ के अलग अलग संविधान है, इसलिए वो हमसे काफी छोटा बन गया है। चलिएगा अमेरिका का संविधान, तो देखिएगा ये व्यवस्था के दोनों के लिए एक ही संविधान। फिर देखिएगा आपात उपबंध या आपात व्यवस्था जो की गई है उसमें क्या होता है? राज्यों का कार्यपालिका की शक्तियां क्षीण बिल्कुल निरस्त हो जाती हैं और पूरे देश का नियंत्रण जो होता है वो संघ सरकार यानी राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। तो ये भी एक व्यवस्था है जो एकात्मक रूप को परिलक्षित करती है। फिर देखिएगा राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, लेकिन कभी कभी राज्य सूची पर भी संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इसका मतलब राज्य से ज्यादा ताकतवर संघ को बताया गया है, तो एकात्मकता को परिलक्षित करता है। उसके बाद में जितनी भी अखिल भारतीय सेवा परीक्षाएं होती है, अखिल भारतीय सेवाएं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने लिया था, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के रूप में जानते हैं, और सत्येंद्र नाथ जो है वो पहले आईसीएस के नाम से जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो किसके नियंत्रण में है? केंद्र या संघ के नियंत्रण में। चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल के आईएएस आईपीएस एग्जाम जो होते हैं उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। उसके बाद में देखिएगा प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति की भूमिका संघ में है वो राज्यों के अंदर होती है, किसकी? राज्यपाल की। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कहीं ना कहीं संघ का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है एकात्मकता के लक्षण को। देखिएगा चुनाव हो चाहे लोकसभा के या विधानसभा के, विधानसभा के चुनाव कहाँ होते हैं? राज्यों में, और ये केंद्र में होते हैं, केंद्र की सरकार के लिए होते हैं, लेकिन दोनों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की होती है।
यानी कि एक ही निर्वाचन आयोग की व्यवस्था दोनों चुनावों के लिए, तो कहीं ना कहीं एकात्मकता का लक्षण। उसके बाद आगे मैं बात करूंगा राज्य की सीमा। बिल्कुल मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 2, 3 और 4, किसी नए राज्य की सीमा की बात हो जाए, उसके नाम की बात हो जाए, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? ये भी अधिकार संसद को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो राज्य की सीमा व नाम, उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां सीधे किसके पास चली जाती है? अवशिष्ट शक्तियां, बिल्कुल अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो ये व्यवस्था भी जो है वो ये दिखाती है कि साहब ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जाती है। तो ये भी व्यवस्था दिखाती है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता वाला गुण देखने को स्पष्ट तौर पर मिलता है। चलिएगा, इसके बाद में मैं बात करूंगा कि संघात्मक और दोनों का मिश्रण बताया था ना, तो संघात्मक को कौन कौन सी चीजें परिलक्षित करती है? तो संविधान की सर्वोच्चता। जब बात सर्वोच्चता की हो तो सर्वोच्चता संविधान को प्राप्त है, जो राज्य और संघ के लिए कॉमन है, यानी कि यहां दोनों के लिए एक भाव, संघात्मकता का भाव। उसके बाद में हमने देखा है शक्तियों का बंटवारा सूचियों के द्वारा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में, तो ये भी दिखाता है शक्ति के विकेंद्रीकरण को, यानी ये संघात्मकता के गुण को परिलक्षित करता है। फिर देखिएगा स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र व सर्वोच्च, यहां पर हम कह सकते हैं ना एकीकृत न्यायालय, यानी कि अलग अलग नहीं है राज्य और केंद्रों के लिए, वो अलग विशेषता में क्लियर करूंगा। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, ये भी गुण किसका है? ये भी है हमारे संघात्मक व्यवस्था का। और संसद के अंदर उच्च सदन या स्थायी सदन की भूमिका में कौन रहता है? निश्चित तौर पर राज्यसभा, जो कि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य और केंद्र को जोड़ने वाली व्यवस्था है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। अगली विशेषता की मैं बात करूंगा, और वो जो यहां पर मैंने एज ए पॉइंट लिखा था, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका क्रम संख्या 11, एकीकृत, यानी कि हमने देखा अलग कार्यपालिका है, अलग व्यवस्थापिका है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है, यानी राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर है साहब निचली अदालतें, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, यहाँ पर रहती है एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए बनी हुई हाई कोर्ट्स। अगर यहाँ पर कोई मुकदमा है तो वो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। इसको अपीलीय अदालत, इसके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं। जबकि यहाँ निचली अदालतों के फैसले से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो निश्चित दिवस के अंदर उसे सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर अपील करने का अधिकार है। यहाँ से भी अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चढ़ता है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है न्यायपालिका की वो एकीकृत है, राज्यों और केंद्रों के लिए पृथक व्यवस्था नहीं है। तो ये भी ये लक्षण देख लिए, विशेषता है हमारे संविधान की। उसके बाद में इसी को जोड़ते हुए मैं लिखूंगा, अलग से व्यवस्था नहीं है, अलग विशेषता नहीं है, लेकिन स्वतंत्र व निष्पक्ष दो अलग चीजें हैं। न्यायपालिका, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंगों के लिए संविधान में पृथक पृथक शक्तियों की व्यवस्था की गई है और इन शक्तियों का इस प्रकार से विभाजन किया गया है कि इनके बीच में एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, जिसको हम संविधान के अंदर या संविधान राजनीति के अंदर हम ये कह सकते हैं शक्ति और संतुलन की स्थिति। देखिएगा तीनों के लिए अलग अलग अंग हैं, तीनों अलग अलग और तीनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र है, लेकिन जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा गया है, किससे? व्यवस्थापिका से और कार्यपालिका से। ये न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ न्याय प्रदान करना ही हमारी न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जब मैं न्यायपालिका बताऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि नियंत्रण और संतुलन की स्थिति का क्या तात्पर्य है। चलेगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी हमारे संविधान की विशेषता के रूप में देखते हैं। उसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था सबसे बेस्ट है। देखिएगा हमने देखा था ना
फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास के अंदर, आप लोग जानते होंगे, विश्व इतिहास के अंदर फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ फ्रांस के अंदर, लेकिन वहां पर भी वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था, यानी कि सबसे पहले मत देने का अधिकार केवल उन पुरुषों को था जो एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में जमा करवाते थे, मतलब एक निश्चित आमदनी वाले व्यक्ति को, यानी अमीर लोगों को सबसे पहले मत देने का अधिकार, उसके बाद में सभी पुरुषों को जोड़ा गया और महिलाओं को बहुत बाद में मत देने का अधिकार मिला। विश्व इतिहास के अंदर भारत इस मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि एक ही दिन भारत के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया। सार्वभौमिक यानी भारत के संपूर्ण भूभाग पर रहने वाला हर वो व्यक्ति जो वयस्क है, हालांकि उस समय की एज जो मानी गई थी प्रारंभिक वो 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष का हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो, इवन यहाँ तक कि वो विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में भी आता है, तो वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। उसे ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है जिसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हालांकि इस एज को बाद में कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, और ये किया गया था, कब किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंदर, 1989, और तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के अंदर यह संशोधन किया गया, जिसमें आयु जो 21 वर्ष न्यूनतम थी उसको घटा करके 18 वर्ष न्यूनतम कर दिया मत देने के लिए। कुछ परिस्थितियों में मत देने के अधिकार से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। ये हम भारत में निर्वाचन और मत व्यवस्था जो पढ़ेंगे, जो रीट का हमारा एक टॉपिक रहेगा उसके अंदर क्लियरली पढ़ेंगे। चलिएगा, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट देखिएगा, 14वां पॉइंट जो हमारा रहेगा विशेषता का, वो है बाह्य व आंतरिक स्रोत। जो शुरुआत की थी मैंने इस वीडियो की, जिसमें बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो एक प्रकार से काफ़ी विद्वान इसको कहते हैं कि भारतीय संविधान मौलिक है ही नहीं। मौलिक का मतलब जो खुद के दिमाग की ऊपर जो ऐसा संविधान है ही नहीं। ये तो सभी लोगों से, देखो BR अम्बेडकर ने भी इसको कहा है बैग ऑफ बोरोज, यानी कि उधार का थैला। लेकिन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर काफ़ी सारे पूर्व निर्मित संविधानों को, उसके मुख्य बातों को जोड़ा जरूर गया है, लेकिन उनको भारतीय परिस्थिति के अनुरूप बदल करके जोड़ा गया है। वहाँ से हमने लिया जरूर है, लेकिन उसको उसी फॉर्म के अंदर हमने संविधान में स्थान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, जो नई चीज़ बनती है तो पुरानी चीज़ें जो बनी हुई होती है उनसे बेटर बनती है, क्योंकि पुरानी बनी हुई चीज़ के अंदर क्या कमी रह गई थी उसको सुधार करके हर क्षेत्र में देख लीजिए आप। मोबाइल, पहले जब मोबाइल लॉन्च हुए तो बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर एंटीना हुआ करते थे और उनका कवरेज बड़ा खराब हुआ करता था, 1 या 2 नंबर पे कॉलिंग होती थी, इनकमिंग पे भी पैसा लगता था। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए आप, एक मामूली से रिचार्ज के द्वारा आप महीने भर, बल्कि 6 महीने, साल भर जैसा रिचार्ज आपका, वैसे आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हो और बहुत कुछ। तो नई बनी हुई चीज़ हमेशा पुरानी से बेटर होगी, तब बेटर होगी जब पुरानी को हम अध्ययन करेंगे, पुरानी के बारे में जानकारी लेंगे, तब ही हम नई चीज को बेटर बना पाएंगे। और भारतीय संविधान इसीलिए बेटर है क्योंकि उसमें पूर्व के बने हुए सभी संविधान और विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ में उनको बदल करके संविधान में समावेशित किया गया। अब अगला जो पॉइंट है बाह्य स्रोत या आंतरिक स्रोत, तो आंतरिक स्रोत के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, देखिए मैं चार्ट पहले से बना लिया था लेकिन इसके ऊपर आप चर्चा करूंगा, तो इस थोड़ा सा मुझे ये एंगल इस तरफ से दे दीजिए ताकि यहाँ पे फोकस हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिएगा 1935 से ही लिखा है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार, सभी आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, आपको पता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ एक चीज आप फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, मूल संविधान के अंदर 395 हमारे जो अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 250 प्लस यानी 250 से अधिक ऐसे अनुच्छेद थे, ऐसे प्रावधान थे जो हूबहू हमने अपने संविधान में लिए। यानी कि ये प्रश्न रीट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आता है कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग कहाँ से एडॉप्ट किया गया, कहाँ से लिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कौन कौन सी व्यवस्था है, देखिए न्यायपालिका की व्यवस्था यहाँ पर बात करेंगे हम। उसके बाद में कैग से निरूपित किया है, मैंने आज शो किया है, जिसको कहेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 में इसकी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था को भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया। लोक सेवा आयोग, अभी मैंने बताया था आपको, विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षा है। उसके बाद में आपात उपबंध, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। आपात उपबंध, तो यहाँ हमने एक चीज और देखी है कि जर्मनी की बात करेंगे, आपात उपबंध दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों को
नियंत्रित करना या मूल अधिकार जो है उन अधिकारों के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ये व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। लेकिन मूल आपात उपबंध जो है वो हमने एज इट इज 1935 से लिए हैं। उसके अलावा राज्य और संघ सूची के अंदर कुछ विषयों का बंटवारा ये भी हमने कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से। और देखिएगा मुख्य रूप से ब्रिटेन से काफी प्रभावित रहे। मैंने जब आपको विशेषता बताई वहां मेंशन करवाया कौन सी व्यवस्था कौन से देश से लिए, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार जो कि अनुच्छेद 105 में वर्णित है, उसके अलावा मंत्रिमंडल व्यवस्था और लोकसभा के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायित्व इस तरीके से देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर फिर देखेंगे हम यूएसए अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हमने लिए, संविधान की सर्वोच्चता हमने यहां से ली, उसके अलावा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा, उसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, इसकी व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, तो ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन एक अधिकार न्यायपालिका के पास में, जिसके बारे में मैं चर्चा न्यायपालिका वाले टॉपिक में करूंगा, अनुच्छेद 137, और उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, बिल्कुल जब बताया था मैंने आपको बता दिया, शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में, और जो अवशिष्ट विषय है वो सीधे केंद्र के पास चले जाएंगे, ये मैंने आपको एकात्मक व्यवस्था के अंदर बताया था। ये व्यवस्था भी हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। आयरलैंड से मुख्य रूप से यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, नीति निदेशक तत्व कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड कई एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। तो हमारे रीड के दृष्टिकोण से इस बार इंपॉर्टेंट देख लीजिए, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कितने सदस्य, 12, जो कला साहित्य खेल अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनको मनोनीत करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो आयरलैंड से। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, जिसमें हम संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल करते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विशेष करके दिल्ली की बात करूंगा, पांडिचेरी की बात करूंगा, वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये व्यवस्था हमने जो ली है वो आयरलैंड से ली है, क्योंकि जो हमेशा पूछा जाता है उससे वो ज्यादा फोकस करेंगे जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से मुख्य रूप से एक ही बात ली है, संविधान संशोधन, जिसको हम अनुच्छेद 368 से शो करते हैं। उसके बाद में फ्रांस की बात करेंगे, गणतंत्र, मैंने जब पढ़ाया था तब बता दिया था, फ्रांस से लिया जो ब्रिटेन से हमको अलग बनाता है। उसके अलावा फ्रांस की जो विश्व प्रसिद्ध क्रांति रही, जिसके 3 मूल आधार शब्द थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, बिल्कुल प्रस्तावना में भी ये शब्द हमें मिलेंगे और ये हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित इन शब्दों को। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। देखिएगा 2 सूचियों की बात मैं 1935 में कर चुका हूं, तीसरी जो समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम कानून कब किसका माना जाएगा, केंद्र का, अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानून में कुछ अंतर है तो समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने कहां से ली, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा बिल्कुल मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संयुक्त अधिवेशन जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और जिसको बुलाने का अधिकारी होता है किसके पास में, राष्ट्रपति बुलाने का, आहूत करने का अधिकारी होता है। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, काफी बार कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ओके, और ये संयुक्त अधिवेशन किसी विशेष किसी विधेयक के लिए नहीं, वित्त विधेयक के लिए नहीं आयोजित किया जा सकता, न ही संविधान संशोधन के लिए आयोजित किया जा सकता है, सामान्य विधेयक के लिए एकमत न होने पर। देखिएगा जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों के संदर्भ में जो व्यवस्था की गई है कि उनको स्थगित किया जा सकता है, बाद में संशोधन करके देखेंगे कुछ ऐसे हैं मूल अधिकार के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में निष्कासित नहीं किया जाता, आगे चल करके व्यवस्था हुई। लेकिन ये व्यवस्था हमने ली है जर्मनी और विशेष करके जर्मनी में वाइमर गणराज्य से, वाइमर गणराज्य। चलिएगा आगे बात करेंगे जापान से सिर्फ एक ही चीज ली है हमने, अनुच्छेदों का प्रावधान, यानी कि विधि निर्माण जो अनुच्छेद है ना 395 अनुच्छेद, वो व्यवस्था जापान से कहीं कभी नहीं पूछा गया, मैक्सिमम एग्जाम में इसको अवॉइड किया जाता है। मे भी इस बार पूछ ले तो टॉपिक में हर वो पॉइंट लेकर के आऊंगा, ये मैंने वादा किया था और इसी वादे पे मैं मेरे हिसाब से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, सहयोग आपका बना रहेगा। ये रूस जो है इन सभी से अलग है, रूस से हमने जो व्यवस्था ली है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि संविधान निर्माण के समय ये व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी। ये रूस से जो हमने व्यवस्था ली है, जिसको प्रारंभिक सोवियत संघ के नाम से भी डिफाइन किया जाता है, मूल कर्तव्य, ये संविधान में नहीं थे साहब, मूल संविधान के अंदर नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान की परिभाषा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 51
अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ये क 51 का कई बार पूछा जाता है, तो साहब इसका ये रहता है भाग 4 क 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कई एग्जाम में पूछा गया है। तो भाग 4 क के अंदर 51 क कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। लेकिन तब हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी और इनको बढ़ाया गया कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और 11वां जो इसमें जोड़ा गया है प्रावधान गया, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो पेरेंट्स के लिए जोड़ा गया है RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। यानी कि वे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उन सारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना या प्रदान करवाना अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहेगी। इस प्रकार से एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ प्रयास यही रहा है इस वीडियो के अंदर कि संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड सारे फैक्ट और उनके जो स्रोत रहे हैं विभिन्न देशों के संविधान, उनको समावेशित करने का प्रयास किया है। तो कोशिश के ऊपर मैं खरा उतरा या नहीं उतरा, ये तो आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का क्रम ही बता पाएगा। तो इसी क्रम में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में, और इसी जोश और उत्साह के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।